ये ओके है ऐप पे? ऐप पे हो रहा है? तो गलत है ना, तो ऐप पे क्लास कैसे चले? हाँ ऐप पे हो रहा है। चलो। कहाँ हो रहा है ये? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वॉइस क्लियर है आप सभी को? चलिए, एक नई सेशन, एक नई शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपका गाइड ओजांग और आज हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्टर और प्रीलिम्स का जो सेगमेंट है फर्स्ट ईयर, वहाँ से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कल आप लोगों ने सुमित सर और त्रिभुवन सर से मुलाकात की, उनको जाना, उनको समझा। और बैचेस जो होते हैं वो प्लानिंग के साथ चलते हैं। और आज मैं कुछ आप लोगों के लिए बड़े अच्छे अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूँ। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। आईएएस बनने का पहला स्टेप कोई मुझे बताना चाहेगा कि वो पहला स्टेप क्या है? आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वेलकम ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो अगर हम इसमें एक छोटा सा फंडामेंटल देखें दोस्तों, तो जो आईएएस बनने का फर्स्ट स्टेप होता है वो दो सेगमेंट के साथ शुरू होता है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि हम जब तैयारी शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो आईएएस की तैयारी में हमें कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होती है सिलेबस एनालिसिस से। स्टार्ट विद सिलेबस एनालिसिस। और दूसरा जो सेगमेंट होता है वो पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इन दोनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कि हमारी तैयारी में बहुत ही ज्यादा सेगमेंट शुरू हो जाता है। चलिए, तो ये सब्जेक्ट की ही क्लास है जो चल रही है, क्योंकि सब्जेक्ट में स्टेप बाय स्टेप आप पूरा करिकुलम मेरे से समझ लें कि ये करिकुलम किस रूप में हमारा तैयार होता है। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है एक तरह से। वॉइस प्रॉब्लम क्या आ रही है? साउंड नहीं आ रहा क्या? ऑडिबल नहीं है, चेक करो। सो लेट्स स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं हम लोग। हम्म तो इन दोनों की इंपॉर्टेंस आप बता सकते हैं क्या है? ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, कैसे हैं? क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हो? फोन करो ना, तुमने टेस्टिंग नहीं की थी?
तो चलिए हम लोग तैयारी पे अपने सेगमेंट को डील करते हैं कि क्या चीज है, कैसे ये काम करी है। तो सिलेबस एनालिसिस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। सिलेबस एनालिसिस क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो PYQs पे बात करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। तो सिलेबस एनालिसिस जो होता है ये बताता है कि हमारी रेंज कहां तक है, हमें क्या चीज यूपीएससी से चाहिए और हम इसको कैसे डील करते हैं। PYQs हमें बताता है एक्चुअली में डायरेक्शन क्या है, ठीक है, हमें किस तरह से किस चीज में क्या चीज पढ़नी है। तो आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हो कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी जो है सेगमेंट एक प्रॉब्लम आती है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अब हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो क्या चीज है, टाइम लिमिटेड है। क्या चीज है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है। अब लिमिटेड टाइम में हमें अपने इनफाइनाइट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। अगर देखा जाए तो इतने ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि इनको इनफाइनाइट की संज्ञा दे दी जाती है। अब इस चीज को हमें फाइनाइट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें PYQs बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, राइट। तो चलिए अब हम लोग आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हमारा स्टेप 1 शुरू होता है। स्टेप 1 से हम अपने काम शुरू करेंगे, एक एक करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो आइए अब बात करते हैं। तो आईएएस में 2 सेगमेंट होते हैं, सिलेबस एनालिसिस और PYQs। अगर आप कहेंगे तो मैं सिलेबस एनालिसिस भी कर दूंगा, अदरवाइज मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस एनालिसिस कर रखा है। हम शुरुआत करेंगे PYQs से। PYQs आपको ये समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी का ट्रेंड ये हमें बताते हैं, यूपीएससी कैसे ट्विस्ट कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आप पूरा 1 साल मेहनत करने जा रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत एक तरह से कहा जाए तो लिमिटेड टाइम है आपके पास, लेकिन पढ़ना आपको बहुत ढेर सारा है। तो ऐसे में यूपीएससी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बीच का अंतर हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए। सो हम लोग अब उसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट, कि हम इस चीज को कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको देख सकते हैं और कैसे जो है वो चीजों को जान सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम जब इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो अभी आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिया है जो कि कॉन्सेप्टर में मैं शुरू करूंगा। एस जयशंकर, आज आपकी डेट में आपको पता होगा, एस जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपने देखा होगा कि आज वो इंडिया को बहुत ही बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन एस जयशंकर का फैन है, मुझे सबसे पहले बताए कि एस जयशंकर साहब के फैन कौन है, उनके जो बोलने का स्टाइल है, वेस्टर्न को जो उन्होंने पश्चिम में जाके धोखे मारा है और हर बात पे ऐसा जवाब उनके पास तैयार होता है कि लोग फील करते हैं कि हाँ यार, ये इंसान के पास तो सभी चीजों के अकाट्य जो है प्रमाण है, और जबरदस्त तरीके से विपक्ष को उनकी बातों में ही फंसा के और वेस्टर्न को एक उसकी औकात दिखाते हुए अपनी बात को तर्क के साथ करना, वेस्टर्न मीडिया का जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त कर देना। और एक बहुत समय बाद एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर आया जो हर समय चर्चा में रहता है, वो हर समय इंडिया के बारे में बात करता है, वो हर समय चीजों को बहुत लाइमलाइट करके रखता है और बहुत ही विरोधी स्वभाव के लोगों को भी एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इनकी एक बड़ी प्यारी किताब है, बहुत प्यारी किताब है, यहीं से मैं शुरू करने जा रहा हूं। अब आपको रीजन बताऊंगा क्यों शुरू करने जा रहा हूं। तो इनकी किताब है एस जयशंकर साहब की, द इंडिया वे। उसका जो हिंदी अनुवाद है वो है परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति। अब जरा इसको समझना कि मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूं। ये 600 रुपए की एक किताब है और मैं इस पर लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं। काफी दिनों से मैं डायरेक्ट टीचिंग से थोड़ा सा किनारे हो गया था, आपसे बातचीत कर रहा था, लेकिन मेरा जो एक कहानियां कहने का स्टाइल है, जो एक स्टोरी नरेशंस है,
उसको आप लोगों ने देखा कि अलग अलग 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स में या नीति आयोग में, ये सब एक पढ़ाने का मेरा एक जबरदस्त अनुभव रहा है। अब यहां से हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, यहीं से हम लोग क्लास शुरू करेंगे और जो कॉन्सेप्टर के बाहर के बच्चे हैं वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 199 रुपए में ये लेक्चर है। बट यहां मैं इसके बारे में बताने आया कि क्यों मैं इस किताब से बात शुरू करने जा रहा हूं। मैंने योजना पढ़ाई, नीति आयोग पढ़ाया, इसके बाद मैंने जो है 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाई। अब कहानियों के माध्यम से इस किताब को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और मेरे लेक्चर्स यहां से शुरू होंगे। अब आप कहेंगे सर आप कॉन्सेप्टर पढ़ा रहे हो, आप प्रीलिम्स को डील कर रहे हो 1 ईयर कोर्स में, तो हमें इसके बारे में क्यों बता रहे हो? ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें ये चीजें क्यों बता रहे हो, क्या हमारा रीजन है, क्या हमारी प्रॉब्लम है, राइट, और क्या समस्या हमें बनी हुई है। तो चलिए हम जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, राइट, कि आखिर क्या बात है और क्या चीज हमारा जो है वो बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूं, ठीक है, मैं आपसे प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूं हल्का सा। तो जैसे प्रीलिम्स में अगर आप जीएस का सिलेबस देखोगे तो आपको याद है इसमें कौन कौन से पॉइंट है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये हमारे जीएस का पार्ट है। आप बड़े ध्यान से समझना। तो कन्वेंशनल वे में स्टूडेंट ऐसे तैयार करता है, इतिहास जो है, राजनीति विज्ञान, भूगोल विज्ञान, करंट अफेयर्स और अर्थशास्त्र, ये हमारी तैयारी होती है। पर यूपीएससी ने 2022 से कुछ अपने आप में चेंज कर दिया। आखिर फेल जो बच्चे हो रहे हैं उनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है जरा हम देखते हैं, और वो लॉजिक हमें यहां से दिखाई पड़ता है। 2023 के कुछ क्वेश्चन पे नजर डालिए। अच्छा, इस पूरे सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे सिलेबस में आप आईआर कहीं नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहीं नहीं है कहीं दिखाई पड़ रहा है? आप मुझे बताओ, इसमें आईआर दिखाई पड़ रहा है? आईआर बेसिकली जीएस पेपर 2 में होता है, मेंस में, ठीक है, जीएस पेपर 2 में, मेंस में ये होता है। प्रीलिम्स में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, ये कहीं भी नहीं है। अब स्टूडेंट क्या होगा, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो तैयार करके जा रहा है। लेकिन यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन दिए, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित देशों पर आप गौर करें: बुल्गारिया, चेक गणराज्य, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। कह रहा उपरोक्त कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन के साथ लगती हैं? अब यूक्रेन क्यों, वाई यूक्रेन? यूक्रेन का मतलब हो गया कि ये अभी आजकल क्या चल रहा था, यहां विवाद चल रहा था रशिया और यूक्रेन का। कई भारतीय स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, वहां फंसे हुए थे। अब मैंने आपको पहले दिन अगर याद होगा मेरी कुछ श्रृंखला की, प्री क्या होता है, प्री क्या होता है, आप लोगों ने बहुत पढ़ा, अरे रशिया ये कर देगा, यूक्रेन ये कर देगा, फलाना कर देगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स का मतलब होता है रीजनिंग। रीजनिंग, जिसके पास रीजनिंग माइंड है वो प्रीलिम्स निकाल ले जाएगा। यानी वो ये कहता है ठीक है तुम रशिया यूक्रेन वॉर पे बहुत बात कर रहे हो, भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि ये जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर मेरे स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे, अभी आज मैंने गुरुकुल में कुछ दिन पहले एक चीज समझाया था, हैंडल विद केयर। हैंडल विद केयर, तो हैंडल विद केयर का मतलब होता है कि जो शब्द, जैसे नहीं शीशे के सामान पे लिखा होता है हैंडल विद केयर, तो जो सामान इस्तेमाल करो उसको ढंग से करो। तो यहां पे क्या होगा हैंडल विद केयर में, कि जो शब्द आपके, यूक्रेन यूक्रेन वॉर हो रहा है, रशिया ने कर दिया, पुतिन ने ये कर दिया, फलाना जेलेंस्की ये कर रहे हैं, पहले बताओ यूक्रेन है कहां? तो क्वेश्चन में देखो, इस बार ये 2023 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। उसने पूछा कि भाई तुम यूक्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ऑप्शन भी आंसर कैसे कर रहा है, केवल 2, केवल 3, केवल 4 या केवल 5। नाम भी नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं, कह रहा है कि कितने, 2, 3, 4 कितने अपने इसमें से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो बड़ा लॉजिकल सा जो है वो आंसर यहां पर, केवल 2 लोग यहां अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये जो है आईआर बेस्ड क्वेश्चन है और मैप बेस्ड क्वेश्चन है। अभी जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सब्जेक्ट की क्लास कब शुरू होगी, ये सब्जेक्ट की क्लास है कि नहीं है? अभी आप मुझे बताइए, कॉन्सेप्टर में मैंने मैपिंग की क्लास चलाई, ठीक है, पीवी सर के साथ मैपिंग की क्लास। ये जरूरी है, कई बार मैं जवाब जो है प्रूफ के साथ देता हूं। तो मैपिंग की क्लास आपने यहां चली, तो लोगों को लगा अरे सब्जेक्ट की क्लास कब चलेगी, चूंकि क्या होता है स्टूडेंट के पास इतना
जो है वो इंसाइट्स नहीं होते, उसको लगता है कि ऐसे से पढ़ेंगे तो ऐसे आईएएस बन जाएंगे, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या होता है, पूरी टीम एनालिसिस करती है कि यूपीएससी ट्रेंड कैसे चेंज कर रहा है। बड़े ध्यान से इस बात को समझो कि यूपीएससी ट्रेंड कैसे चेंज कर रहा है, क्या चीज में बदल रहा है, राइट। तो अभी क्या हुआ कि मैपिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि यहां अपनी बात करने के लिए आपको रीजनिंग, मैपिंग और आईआर इनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब आईआर के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, सिलेबस में तो है नहीं, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के क्वेश्चन, मैपिंग के क्वेश्चन क्यों इतने ज्यादा आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम और देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एनुअली एक्सट्रैक्ट मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर। कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत सालाना दुनिया की 1/4 से अधिक भूजल का दोहन करता है। दूसरा कह, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर एनुअली टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड ऑफ द अप्रॉक्सिमेटली 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग विद इन द टेरिटरी। भारत को अपने क्षेत्र में रहने वाली दुनिया की लगभग जो 18% पॉपुलेशन है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया के 1/4 भूजल को निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई, उससे क्वेश्चन बना दिया। फिर कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा देश दशकों से नागरिक संघर्ष और खाद्य संकट से ग्रस्त और हाल ही में गंभीर अकाल के कारण खबरों में था, राइट। Which of the following countries has been plagued by the civil strife and food crisis for decades and war in news for the severe famine in recent past? ठीक है, तो ये क्या है, आईआर बेस्ड खबरें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बेस्ड खबरें हैं, राइट। तो चलिए अब जरा हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब सवाल है कि इतना ये कठिन क्यों है। अब जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसके बारे में समझो। अक्सर मैं अपनी क्लास से कहता हूं कि जो आईएएस है, ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, क्या चीज है, तो मैं हमेशा कहता हूं भारत को जानो, नो इंडिया, भारत को जानो। अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो भारत को जानो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा जो बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, और अगर लिख भी लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। तो भारत को जानने में अगर हम बात करें तो किसी भी राष्ट्र को, भारत क्या है, एक राष्ट्र है, ठीक है, एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक इकाई है। तो किसी भी राष्ट्र के सामने कुछ चुनौतियां होती हैं। बड़े ध्यान से देखना इसको, बहुत ही ध्यान से इसको समझना। जैसे पहले आपको बताया था, किसी भी राष्ट्र के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। पढ़ाया था, जिसको पढ़ाया था वो दोबारा बता सकता है मुझे। दूसरा क्या होता है, इसको लिखते भी जाओ प्लीज, कोशिश करो इसको लिखने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी। अब बड़े ध्यान से समझते जाना कि ये बुक मैं यहां से शुरुआत क्यों कर रहा हूं, इंटरनल सिक्योरिटी। तीसरा होता है किसी भी राष्ट्र के सामने, ज्यादातर खासतौर पे विकासशील देशों के सामने, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा भारत के सामने भी आजादी के बाद थी, यानी फूड सिक्योरिटी। फिर ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि हमारे पास ईंधन, कोयला, ऊर्जा सुरक्षा ये बदलती रहती है, ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी। और आजीविका सुरक्षा, अपने लोगों को रोजगार देना, आजीविका सुरक्षा यानी लिवलीहुड सिक्योरिटी, एलएस। इसके बाद एक नया मिलेनियम में एक नया चैलेंज आ गया है, और वो छठी सुरक्षा है पर्यावरण सुरक्षा। अब आप देख रहे हो तूफान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, ठीक है, कहीं फेमाइन हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो इसको हम लोग इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी बोलते हैं। ये एक आज की डेट में एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। आप सबसे बच जाओगे, यही निपटा देगा। प्रकृति के आगे हम बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। अच्छा लगा तो लिखते जाओ, बड़ा मजा आने वाला है, तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं। और आज जितने भी हमारे स्टूडेंट उसको ध्यान से सुन लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो गई हैं। लेकिन हम लोग जो है स्टूडेंट का एक व्यापक दृष्टिकोण बनाते हैं। यूपीएससी दृष्टिकोण का एग्जाम है। आप जब तक अपना दृष्टिकोण नहीं रखोगे तब तक यूपीएससी में आप अपने एटीट्यूड के साथ जो अगर उसको डेवलप नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा है कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले अपने दृष्टिकोण में यह बताना पड़ा हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी राष्ट्र के सामने ये सुरक्षाएं बड़ी इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी, आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी,
लिवलीहुड सिक्योरिटी और पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी होती है। ये जो दो होती हैं, ये किसी भी राष्ट्र में, चाहे वो किसी भी ब्लॉक का हो, चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, मार्क्सवादी हो, किसी भी राजनीतिक अवधारणा का हो, तानाशाही हो, लोकतंत्र हो, ये दो कभी भी डिस्टर्ब नहीं किए जा सकते। अगर ये दो डिस्टर्ब हो गए तो बाकी अपने आप सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर ये दोनों खत्म हो गए तो कुछ नहीं बचेगा, बम फूटेगा तो कुछ नहीं बचेगा वहां पे। इनकी जगह चेंज होती रहती है। कभी जैसे भारत आजाद हुआ तो हमारे पास खाने के लिए नहीं था, तो खाद्य सुरक्षा हमारे टॉप पे। आज की डेट में खाद्य सुरक्षा ज्यादा हमें ऊर्जा सुरक्षा चाहिए। हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं हमें ऊर्जा सुरक्षा चाहिए। तो ये तो मैं बता भी चुका हूं, और जो नए बच्चे हैं वो इसको जान लें, किसी भी राष्ट्र के सामने ये चुनौतियां होती ही होती हैं। ठीक है, इतनी तरह की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। सिक्योरिटी का मतलब एक घेरा बना दिया जाना, आप इस पूरे हिस्से में आप डिस्टर्ब ना हो, ये तय किया जाना। तो ये हमारा किसी भी राष्ट्र को जानना है। तो भारत के सम्मुख भी, भारत की राजनीति के सामने, भारत के संसद के सामने, भारत की चीजों के सामने एक चुनौती है कि ये 6 की 6 सिक्योरिटीज वो मेंटेन करके चले। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम इस तरह के कौन से मॉडल में, हम इस समय वर्ल्ड मॉडल हमारा क्या है ये जरा देखो। तो वर्ल्ड मॉडल जो हमारा इस समय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? दो तरह की इकोनॉमी होती है। हम जिस समय इकोनॉमिक मॉडल की बात करें, दो तरह का हमारी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, दो तरह की अर्थव्यवस्था। एक को हम लोग बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, खुली यानी ओपन इकोनॉमी, और दूसरी बंद यानी क्लोज इकोनॉमी। तो सही तरीके से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया जाए काफी हद तक, तो सारी इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमी। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था है। खुली का मतलब क्या होता है कि हम पूरी दुनिया के साथ व्यापार करते हैं, पूरी दुनिया के साथ चीजें खरीदते और बेचते हैं। कोई डाउट इसमें? राइट, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? जाने तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हम दुनिया का कोई भी देश ए दुनिया के दूसरे देश बी से हर तरह का इंटरेक्शंस करते हैं। अब जरा समझना कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला मॉडल रहा कि इस समय जो इकोनॉमिक मॉडल है, हम खुली अर्थव्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पर हम दुनिया के देशों के साथ आयात और निर्यात कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक और कंडीशन है, इस समय जो पूरी दुनिया है वो मल्टीपोलर है, बहुध्रुवीय है। मल्टीपोलर है, बहुध्रुवीय है। बहुध्रुवीय इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई दुनिया को गवर्न करने वाला एक या दो पोल नहीं है। आज दुनिया बहुत से ढेर सारे पावर फैक्टर है। जैसे भारत अपने आप में एक पावर फैक्टर है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, नाटो है, यूरोपियन यूनियन है, ढेर सारे आपके पास पावर फैक्टर्स अवेलेबल हैं। अब जरा मजेदार देखो, अब जो बताने जा रहा हूं उसको समझो कि क्यों मैं क्लास की शुरुआत इससे करने जा रहा हूं, या जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ भी सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण जरा मजेदार देखो, अब दुनिया में होने क्या जा रहा है। हमें क्या समझ में आया कि भारत की सरकार के सामने इन सुरक्षाओं को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसमें से कोई भी डिस्टर्ब हो गई, मान लीजिए आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो गई, चीन सर पर आकर बैठ गया, भारत में बम फूटने लगे, मणिपुर की जो हिंसा हुई देखिए कितनी खतरनाक रही है, भारत में लोगों के पास खाने के लिए नहीं, फैमाइन नहीं है, भारत में पेट्रोल खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो गया मान लीजिए, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, या जो है रोजगार के अन्य विकल्प नहीं मिल रहे हैं, पर्यावरण खत्म होता चला जा रहा है, हमारे कोस्टल इरोजन होते चले जा रहे हैं, हमारे वन काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध जानवरों का शिकार होता चला जा रहा है। तो ये किसी भी राष्ट्र के सामने ये इतने चैलेंज होते हैं कि हमें इतनी तरह की सुरक्षाओं को मेंटेन करना है। दूसरा, पूरी दुनिया में हमारा मॉडल ओपन है कि हम पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और दुनिया बहुध्रुवीय है, यानी यहां ढेर सारे सिस्टम है। अब इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में ये जो जरूरतें हैं किसी भी राष्ट्र की, उसको दुनिया के पास लेकर जाती हैं। एग्जाम्पल लेता हूं,
कि मैंने कहा ना कि ये दो को हिलाया नहीं जा सकता, अगर ये हिल गया तो सब खत्म हो जाएगा, तो इन दोनों को नहीं डिस्टर्ब किया जा सकता। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है पाकिस्तान आपके बॉर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब पाकिस्तान को पकड़ने के लिए आप गए अमेरिका के पास, आपने कहा कि हमें प्रीडेटर ड्रोन चाहिए, या चाइना एग्रेसिव हो रहा है तो हमें ऐसे ड्रोन चाहिए। हमारा जो बॉर्डर है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो बहुत ही मुश्किल है। कश्मीर के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वो बड़ी पहाड़ियां हैं, वहां सेना का जब हम जवान भेजते तो हमें बहुत कैजुअलिटी होती है हमारी। और चीन के साथ हमारा बॉर्डर का बड़ा हिस्सा ऐसा जहां पर हम उसको सिक्योर नहीं कर सकते, वो दुर्गम पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, सिक्किम का क्षेत्र है, वहां पर बहुत मुश्किल होता है, वहां पे बाउंड्री डिस्प्यूट होते हैं, वहां ग्लेशियर्स हैं बहुत ज्यादा। तो अब ऐसी कंडीशन में दुश्मन को आपको मारना है, तो आपको लगा कि हमें कुछ ऐसी चीज, ऐसे ड्रोन चाहिए जो हेलफायर मिसाइल लेकर चल सके, जो भयानक तरीके से वॉरफेयर में एक पूरा टर्निंग पॉइंट लेकर आए। तो आप गए अमेरिका के पास, अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई और कहा कि हमें प्रीडेटर ड्रोन दे दो, हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें ये हथियार चाहिए। या फ्रांस के पास गए, बोला हमें जो है रफेल चाहिए। तो आप क्या होता है, ये जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, ये आपकी जरूरत को पैदा करता है, नीड्स है। ये किसी भी राष्ट्र की क्या है, जरूरत है। तो जब जरूरत यानी नीड्स होती हैं, तो इन नीड्स को पूरा कौन करता है? इन नीड्स को पूरा करने की जो नीति होती है, जो पॉलिसी होती है, उसी को हम लोग फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, यानी विदेश नीति। विदेश नीति क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया का हिस्सा हैं। बड़े ध्यान समझिएगा, एक, आप अपनी सारी जरूरतें खुद नहीं पूरी कर सकते, इसीलिए आप ओपन इकोनॉमी का हिस्सा हैं। कोई भी कंट्री सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकती कि मैं गेहूं चावल से लेकर हथियार बारूद सब कुछ अपने यहां पैदा कर लूं, नहीं। अगर आज रशिया के साथ हम पनडुब्बी परचेस कर रहे हैं, तो हम अमेरिका के साथ वायुयान परचेस कर रहे हैं, इजराइल के साथ हम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ले रहे हैं, रशिया के साथ हम तेल खरीद रहे हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो इसी तरह से काम कर रहा है कि हम अलग अलग कंट्रीज के साथ काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, चाहे ऊर्जा सुरक्षा हो, पर्यावरण के लिए आज हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों का हम हिस्सा है। इसलिए देखिए भारत सरकार हर जगह अपने पांव पसार रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा यानी रीजनल सिक्योरिटी, हम बिम्स्टेक, एससीओ, हम इन सब का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, हम क्वाड का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, ताकि हम अपनी रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। हम जो है वो अधिक उपज वाले बीजों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, फर्टिलाइजर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम गैस पाइपलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जो है वो यूरिया बना सके, अपने किसानों को ज्यादा ज्यादा फर्टिलाइजर दे सकें, नाइट्रोजन बेस हम चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जो है वो खाद्य सुरक्षा मेंटेन कर सकें। तो लगातार ये जो हम चीजें कर रहे हैं, इन चीजों को, इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने का जो नाम होगा वो हमारी विदेश नीति से आता है। अब कहेंगे ठीक है सर, फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, और इससे भारत वो जरूरतें अपनी पूरी कर सकता है, क्योंकि भारत अपनी अभी खुद की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ अगर हमने कुछ बना भी लिया, मान लीजिए भारत आज हथियार बनाने लगा, तो अब उसको बेचना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें बाजार चाहिए। तो ये कौन बाजार तय करेगी? हमारी फॉरेन पॉलिसी। हम किन देशों के साथ जाकर जुड़ते हैं, किन देशों के साथ अपने दोस्त बनाते हैं, किन देशों को हम जो है उसको अपना पार्टनर बनाते हैं, इस पर ये सारी चीजें कौन तय करता है? हमारी विदेश नीति तय करती है। चलिए भाई, यहां तक बात हो गई। लेकिन ये विदेश नीति मैं शुरुआत में क्यों पढ़ा रहा हूं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जरा इसको समझो, जरा ध्यान से जो समझाने जा रहा हूं उसको समझ लो। क्या होगा? ये रहा यूएस अमेरिका, ये रहा रशिया, ये रहा यूरोपियन यूनियन, चाइना ब्लॉक, पाकिस्तान, अब जरा समझना, और अफगानिस्तान मान लो, और ये रहा इंडिया। अब जरा ध्यान से इसको समझना कि क्या मजा है इसमें। ज्यादातर मामलों में यूएस और रशिया एक दूसरे के खिलाफ हैं, ठीक है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते शुरुआत से, क्योंकि ये सोवियत रूस हुआ करता था, जो साम्यवाद, जो समाजवाद, ये पूंजीवाद का गढ़ था। तो बहुत लंबे समय तक दोनों ने शीत युद्ध की लड़ाई लड़ी, और ये दोनों किसी भी रूप में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इंडिया यूएस के साथ भी अपनी दोस्ती कर रहा है, रशिया के साथ भी दोस्ती कर। अगर आज आपने देखा होगा तो कल एक खबर आई थी कि प्रेडेटर ड्रोन हम खरीद रहे हैं अमेरिका से, और आज
प्रधानमंत्री ने बात की पुतिन से और बताया कि दोनों जो है यूक्रेन वॉर को भारत जो है वो बातचीत से खत्म करा सकता है। और रशिया ने भी स्टेटमेंट दिया कि भारत जो है वो रूस का एक बहुत ही भरोसेमंद जो है वो साझेदार। अजीब बात है, एक दूसरे के दुश्मन है, भारत उनसे दोस्ती कर रहा है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान को गोद ले चुका है क्योंकि सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके यहां से जा रहा है और पाकिस्तान के वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को चाइना की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं बचा और उसने बहुत लंबे समय तक जो है वो क्या किया है, भारत के खिलाफ पॉलिसी का इस्तेमाल किया, अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया। इन दोनों की दुश्मनी भारत से है। बड़ी मजेदार बात देखो, कॉम्प्लेक्स देखते जाओ, इन दोनों की दुश्मनी भारत से है। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी डाउन होती चली जा रही है, तो जब किसी राष्ट्र की, बड़ी आबादी वाले राष्ट्र की इकोनॉमी डाउन होती है और राष्ट्र अगर बड़ा है तो वो अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए अपने पड़ोसी के साथ वॉर खेलना शुरू कर देता है ताकि लोग उत्तेजित हो जाए और ध्यान ना रहे कि अंदर क्या गड़बड़ हो रही है। तो इसीलिए वो भारत के साथ अपनी तनातनी दिखा रहा है। पाकिस्तान परंपरागत दुश्मन है भारत का, इंडिया का, और चाइना और ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ एक जो है वो बड़ा एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वॉर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस के साथ चाइना का ट्रेड वॉर रहा है क्योंकि यूएस को पता चल रहा है कि चाइना को हटा के ही जो है मार्केट की मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है। इंडिया रशिया बहुत प्राचीन समय से जो साझेदार हैं, लेकिन रशिया जो है वो पाकिस्तान और चाइना को अपना ऑयल और गैस बेच रहा है। हद तेरे की। यूरोपियन यूनियन जो कि रशिया के खिलाफ है, जो भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, वो यूएस के साथ है। मजेदार बात है, इन सभी को अफगानिस्तान चाहिए, सभी के लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। यूएस आके अपनी ऐसी तैसी करा चुका है, रशिया करा चुका है, पाकिस्तान ने इसको आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया, चाइना भी किसी ना किसी रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा है। भारत चाहता है अफगानिस्तान जो है वो शांत बना रहे, और अफगानिस्तान को इनसे किसी से मतलब नहीं है, उसको शरिया चाहिए कि हमें इस्लामिक कानूनों से चलने दो। तो ये सबको अफगानिस्तान चाहिए और अफगानिस्तान को कोई नहीं चाहिए। तो ये देखो, ये वर्ड है, इसमें कौन किसका दुश्मन है। चाइना भारत के साथ दुश्मनी निभा रहा है, लेकिन भारत सबसे ज्यादा सामान चाइना से मंगा रहा है। धत्तेरे की। बॉर्डर डिस्प्यूट है, इकोनॉमिक दोस्ती है। बॉर्डर का डिस्प्यूट है, इकोनॉमिक्स में दोस्ती है। अमेरिका भारत पे सैंक्शन लगाता रहता है। अभी देखो ओबामा ने कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, भारत के ऊपर लगातार सैंक्शन लगाता रहेगा, ऐसी कर देंगे, तैसी कर देंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा, कभी धार्मिक सहिष्णुता पे बात करेगा, लेकिन उसी को अपना साझेदार बता रहा है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यूपीएस, बहुत कॉम्प्लेक्स है आईआर। अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे क्या हुआ, एक पिक्चर अभी लॉन्च हुई, आदि पुरुष, नाम तो सुना ही होगा। तो इसके जो डायरेक्टर साहब थे वो विदेशी में रामायण पढ़ के आए। इसके जो डायरेक्टर साहब थे वो, ऐसे समझो आईआर कैसे काम करता है। तो इसके डायरेक्टर साहब जो है स्क्रिप्ट राइटर से बोले, यहाँ आओ। बोले हाँ बताओ। बोले वी वांट टू मेक रामायण, ठीक है, रामायण बनाएंगे हम लोग, तो तुम स्क्रिप्ट सुनाओ। तो स्क्रिप्ट सुनाने लगे, तो डायरेक्टर साहब जो थे आदि पुरुष के, वो क्वेश्चन पूछने लगे। बोले ये बताओ, ये रावण ने द्रौपदी का अपहरण काहे किया? तो स्क्रिप्ट राइटर बोला नहीं नहीं, वो द्रौपदी नहीं, द्रौपदी तो महाभारत में थी। तो बोले द्रौपदी महाभारत में थी तो भगवान राम सूर्पणखा के लिए लड़ने क्यों गए थे? तो बोले नहीं, सूर्पणखा के लिए नहीं, वो माता सीता के लिए लड़ने गए थे। तो बोले माता सीता कौरवों की सभा में क्या कर रही थी? बोले अरे भाई, वो कौरवों की सभा में नहीं थी, वहां द्रौपदी थी। तो बोले फिर ये बताओ, अर्जुन ने रावण को क्यों मारा? बोला अरे भैया, तुम रामायण बनाने जा रहे हो, तुम करने क्या जा रहे हो? तुम्हारी रामायण बनने के बाद महाभारत ही होगा। तो ये हालत जो होती है वो आईआर के स्टूडेंट की होती है। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही हालत हो जाती है। वो इतना कॉम्प्लेक्स है। इसमें बताओ, इस वेब में कौन किसका दोस्त और कौन कौन इसका दुश्मन है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यूरोपियन यूनियन भारत से चाहता है कि एनवायरमेंट के केसेस में मदद मिले और मार्केट खुले, लेकिन यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लगाता है। उसको चाहता है कि हमारी तरफ से चले, व्हाइट मैन्स बर्डन है। तो एक तरफ दोस्ती, एक तरफ दुश्मनी। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। सो आईआर की स्थिति जो होती है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है। आईआर को पचाने में बहुत टाइम लगता है,
इंटरनेशनल रिलेशनशिप, विदेश नीति को समझना बहुत चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल पार्ट हो जाता है। इसीलिए इस चैलेंज को समझते, एक तो पहली बात ये प्रीलिम्स के डायरेक्टली करिकुलम में नहीं है, और क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं प्रीलिम्स में और ट्विस्टेड आ रहे हैं। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। एक, जो पीवाईक्यूज, अगर आप एग्री करते हैं तो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, एक हफ्ते तक ये आपको बहुत इंसाइट देगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने बताइए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ली या नहीं कर ली? मैं प्रैक्टिस कराना शुरू करता हूं, ठीक है? अगर आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ली हैं तो नंबर 1। और दूसरी चीज होती है, हम शुरू करेंगे एस जयशंकर की किताब 5 तारीख से, ठीक है? और एस जयशंकर साहब की क्या, उससे पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। और ये बुक जो है वो आपको एक बहुत पावरफुल इंसाइट देने जा रही है, बहुत पावरफुल इंसाइट देने जा रही है। मजा आएगा आपको इसके साथ पढ़ने में। इसके 8 डायमेंशन हैं, 8 चैप्टर्स हैं। और एस जयशंकर साहब एक बहुत फ्लैम्बॉयंट हैं, बहुत ही जबरदस्त राइटर हैं। तो जो लोग जुड़ना भी चाहते हैं, ये 600 रुपए की किताब है खरीदने में, तो 199 रुपीज में। बाकी ये कॉन्सेप्टर का हिस्सा रहेगा, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, मजा आएगा। अभी जो नया बैच शुरू हुआ है तो यहां भी हम उसको देखेंगे, मेरे साथ कहानियों के रूप में हम पढ़ेंगे, और कहानियों के रूप में हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से इसको जो है एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो मजा आने वाला है आप लोगों को, राइट दोस्तों? और गुरुकुल में अब अंतिम 20 बच्चों का एडमिशन बाकी है, जो हमारा नेक्स्ट बैच है। 10 जुलाई उसकी डेट कर दी गई है, ताकि जो बच्चे, अभी कई लोग का एग्जाम है या कई लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो 10 जुलाई उसकी डेट हो गई है। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल के बैच में। तो अंतिम 20 सीट जो बच रही हैं, जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, एडमिशन लेके अपनी सीट को क्लोज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसको हम लोग शुरू कर देंगे। कल उन बच्चों का मेरे साथ एक सेशन है, अगर आप लोग भी इस अंतिम 20 में शामिल होना चाहते हैं, काउंसलर को कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ उनकी जो है कल संडे को काउंसलिंग होगी, और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनकी भी मेरे साथ काउंसलिंग होगी। मेरे कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको होमवर्क दिया जाएगा, ताकि क्लास में आने से पहले आप टेस्ट से गुजरते हैं गुरुकुल में, ये परंपरा है, ताकि आपका हम प्रोग्रेस चार्ट बना सकें। सो मोस्ट वेलकम आप सभी का। गुरुकुल एक ऐसा बैच है जो आपको बहुत पावरफुल कर रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्टर का करिकुलम रहेगा, तो मैपिंग और पीवाईक्यूज, और ये जो परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और डेफिनेटली ये आपको एक इंसाइट देगी, एक आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये सारी लड़ाई हो क्यों रही है, और ये हम जो ये कर रहे हैं उसके पीछे का फंडामेंटल क्या है। तो आज आपको ये बात समझ में आ गई। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी राष्ट्र को, भारत को, ये सुरक्षा मेंटेन करके चलनी ही पड़ेगी, लेकिन खुद के रिसोर्सेज से ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग एक जो है वो विदेश नीति की घोषणा करते हैं, वे एक विदेश नीति बनाते हैं और अपनी इच्छाओं, जो हमें जरूरत है उसी को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ठीक है, आज हमें ड्रोन की जरूरत है, हमें वायुयान की जरूरत है, हमें क्लीन एनर्जी की जरूरत है, हमें एनवायरमेंट को सेव करने की जरूरत है, तो हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं। हम अपनी जरूरतों के लिए ही विदेश नीति बनाते हैं। तो अगर आप जरूरतों को समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और मेरे पढ़ाने का स्टाइल आप जानते हैं कि मैं कहानियों के रूप में उस कठिन से कठिन टॉपिक को इजी से इजी बना देता हूं। और 199 रुपए में तो ये किताब भी नहीं आने वाली। आप इसके पीछे जो प्राइस है वो 600 रुपए है, तो किताब की कीमत से कम में वो लेक्चर मिल जाना, इसको बेस्ड करके, इस पे नई नई चीजें ऐड ऑन करके, करंट के साथ ऐड ऑन करके मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। राइट, तो आप लोग इसके साथ जुड़िए। और आपको ये भी समझ में आ गया कि दुनिया कितनी जटिल हो चुकी है, और ये सब्जेक्ट को पचाने में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप इसको पचा पाओगे, इकोनॉमिक्स में इसको पचाओगे, इंटरनल सिक्योरिटी में पचाओगे, इसको करंट अफेयर्स में देखोगे, इसको ज्योग्राफी में पचाने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को डाइजेस्ट करोगे, तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाएगा कॉन्सेप्टर बैच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, और बहुत ही नए नए इंसाइट्स आपको इसमें मिलेंगे, मजा आने वाला है। एस जयशंकर साहब बहुत बड़े विद्वान हैं और यूपीएससी उन्होंने क्रैक किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम इस 5 तारीख से इस बैच को शुरू कर रहे हैं, और ये बैच आपको जबरदस्त इंसाइट देने वाला है। सो 5 ऑफ जुलाई से 199 रुपीज आप जा सकते हैं, और डायरेक्टली ऐप से भी परचेस कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।